हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। पिछला जो हमारा वीडियो था वो था संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। तो मैं कहूँगा पहले आप संघ लोक सेवा आयोग पढ़िए, उसके बाद पढ़िए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्योंकि हमने आयोग के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बहुत विस्तार से वहां पर चर्चा की है। तो अगर आप उस आयोग को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसको हम फ्रेंड्स 4 बिंदुओं में समाप्त करेंगे। सबसे पहले देखेंगे परिचय, उसके बाद देखेंगे संरचना, फिर कार्य एवं शक्तियां, और लास्ट में चौथा पॉइंट हमारा रहेगा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद फिर हम देखेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। परिचय की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनका वर्णन संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। ये वही भाग है और अनुच्छेद है जहां पर संघ लोक सेवा आयोग का भी वर्णन है। तो संघ लोक सेवा आयोग प्लस राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, इन सभी का वर्णन कहाँ है? भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले आप उस आयोग को जरूर पढ़िए। ओके, तो ये आपको याद रखना है। राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन कहाँ किया गया है? संविधान में, तो भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। और जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसका सिर्फ वर्णन कहाँ है? अगर 315 में देखें तो 315(1) में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 315 में, जो है आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है, और आर्टिकल 315(1) में राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है, और आर्टिकल 315(2) में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहां पर वर्णन है राज्य लोक सेवा आयोग का? संविधान में, तो भाग 4 में अनुच्छेद 315(1) में। ओके, चलिए, और बाकी अनुच्छेदों में आयोग की कार्य शक्तियां, इन सब का वर्णन किया गया है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग का किया गया है, सेम उन्हीं अनुच्छेदों में इनके कार्यों का भी वर्णन किया गया है। तो आप प्लीज उस आयोग को जरूर पहले देखिए। अब बात करेंगे स्थापना की। तो फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। याद रखेंगे, जो MPPSC है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर, तो वो इंदौर में है। ये जो आप सामने एक इमेज देख रहे हैं, ये MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। तो याद रखेंगे, स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई और मुख्यालय कहाँ है? तो इंदौर में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम संरचना की। फ्रेंड्स, आयोग में एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होते हैं। जो आयोग है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, तो राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है, तथा अन्य सदस्य। अब सदस्य कितने होंगे इस चीज का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। ये डिपेंड करता है राज्यपाल पर। ये किस पर छोड़ दिया गया है? राज्यपाल पर। अगर आपने संघ लोक सेवा आयोग पढ़ा होगा तो वहां पर आपने पढ़ा था कि एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का भी वर्णन कितने होंगे ऐसा संविधान में नहीं है। ठीक उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग में कितने होंगे इसका वर्णन नहीं है। ओके, और संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे ये किस पर डिपेंड करता है? राष्ट्रपति पर। तो यहाँ राज्य लोक सेवा आयोग में कितने होंगे किस पर डिपेंड कर रहा है? राज्यपाल पर। जो चीजें वहां पर राष्ट्रपति कर रहा है वो सारी चीजें यहाँ पर राज्यपाल करेगा। बस एक जगह बस ऐसा है जहां पर राष्ट्रपति के द्वारा कार्य किया जाएगा, वो हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक, तो बस आपको ध्यान रखना है ये चीज कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितने होंगे डिसाइड कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो यहाँ राज्य में लोक सेवा के कितने सदस्य होंगे कौन डिसाइड करेगा? राज्यपाल। फिर नियुक्ति की बात करेंगे। अच्छा, एक फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, इन सदस्यों की योग्यता भी वर्णन नहीं है संविधान में। राज्य लोक सेवा आयोग की योग्यता, सदस्यों की योग्यता क्या होना चाहिए, इसका भी वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है। बस ये जरूर है, शर्त है कि आधे सदस्य जो रहेंगे उन्हें 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, या तो केंद्र सरकार के अंतर्गत या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत। ठीक इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग में भी है। चलिए बात करेंगे नियुक्ति की।
तो वहां पर नियुक्ति कौन कर रहा था संघ लोक सेवा आयोग में? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सिंपल सी बात है। सेवा शर्तों की बात करें तो राज्यपाल ही डिसाइड करता है। और केंद्र की जब हम बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, तो सेवा शर्तें कौन वहां पर निर्धारित कर रहा था? तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की। राज्यपाल राज्य में कौन कर रहा है? राज्यपाल। तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करेंगे त्यागपत्र की। तो त्यागपत्र संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसको देते थे? राष्ट्रपति को। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। याद रखिएगा। अब बात करेंगे रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा आयोग। जो राज्य लोक सेवा आयोग फ्रेंड्स, वो रिपोर्ट किसको सौंपता है? राज्यपाल को। और जो संघ लोक सेवा आयोग किसको सौंपेगा? वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। याद रखिएगा। फिर राज्यपाल जो है इस रिपोर्ट को कहां प्रस्तुत करेगा? विधानमंडल में, राज्य विधान मंडल में। याद रखना आपको, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को देता है। और राज्यपाल उस रिपोर्ट को कहां प्रस्तुत करता है? विधानमंडल में। ठीक इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग जो होता है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करता है? तो संसद में। ओके, चलिए अब बात करेंगे कार्यकाल की। तो फ्रेंड्स, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। ये पहले 60 वर्ष होता था, लेकिन 41वें संशोधन 1976 के बाद से ये 62 वर्ष कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है अध्यक्ष का और सदस्यों का कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष। और पहले ये 1976 में 41वें संविधान संशोधन 1976 के पहले 60 वर्ष था और 41वें संशोधन के बाद ये 62 वर्ष कर दिया गया है। कब से किया गया है? 1976 से, 1976 से। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे वेतन भत्ता की। तो फ्रेंड्स, जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसका जो वेतन भत्ता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग का जो वेतन भत्ता है कहां से दिया जाता था? हमने पढ़ा इसके बारे में। तो वो केंद्र की संचित निधि से। और जब राज्य की बात कर रहे हैं तो ये राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। याद रखिएगा। आगे बात करेंगे कार्य क्षेत्र विस्तार की। फ्रेंड्स, जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके कार्य क्षेत्र विस्तार किस पर डिपेंड करता है? तो राज्य विधान मंडल पर। राज्य विधान मंडल के द्वारा जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके कार्य का विस्तार किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य का विस्तार कौन करता है? तो राज्य विधान मंडल, है ना। और हमने संघ लोक सेवा आयोग में क्या पढ़ा था? संघ लोक सेवा आयोग के कार्य का विस्तार कौन कर रहा था? तो संसद। बस आपको ये याद रखना है, जहां जहां पर भी यहाँ पर आप राज्य पढ़ रहे हैं वहां संसद आ जाएगा, मतलब सॉरी राज्य विधान मंडल, तो वहां पर संसद आ जाएगा। और जहां पर आप यहाँ राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो संघ में राष्ट्रपति आ जाएगा। सिर्फ एक जगह पर, वो है ये हटाना। फ्रेंड्स, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष को राज्यपाल नहीं हटा सकता। इसको कौन हटा सकता है? तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पर कंफ्यूजन होगा। तो राष्ट्रपति ही हटा सकता है, ना कि राज्यपाल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हटाना कैसे है? तो हटाने की भी प्रक्रिया वही है जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। कैसे? ऑप्शन ए, पहला पॉइंट, दिवालिया घोषित होने पर। अगर उस सदस्य या अध्यक्ष को दिवालिया घोषित हो जाता है वो, तो उसको हटाया जाएगा। हटाएगा कौन? याद रखिएगा, राष्ट्रपति। पद के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगे होने पर, किसी अन्य जगह कार्य कर रहा है और वेतन प्राप्त कर रहा है तो उसको हटाया जा सकता है। फिर मानसिक व शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के योग्य नहीं है, उसे हटाया जा सकता है। ये आपको याद रखना है, ओके। चलिए, और कदाचार के आधार पर जब इनको हटाया जाता है, इसके बारे में हमने बात की है पिछले वीडियो में संघ लोक सेवा आयोग में। तो होता क्या है, इसमें राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है और उच्चतम न्यायालय जो निर्णय देता है उसी आधार पर इन्हें हटाया या नहीं हटाया जा सकता। मतलब ये है, अगर उच्चतम न्यायालय जब जांच करता है इस बात की कि ये कदाचार का दोषी है कि नहीं और सही पाता है कि हाँ यह व्यक्ति दोषी है, तो उसे हटाना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है। और अगर यह दोषी नहीं पाया जाता तो इसे नहीं हटाया जा सकता। ये आपको याद रखना है। पूरी प्रक्रिया वही है जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष को हटाने की है। हटाया किसके द्वारा जाएगा? याद रखिएगा,
राष्ट्रपति के द्वारा, ना कि राज्यपाल के द्वारा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में। तो राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना आप सभी जानते हैं, कार्मिक प्रबंधन से संबंधित विषयों पर परामर्श देना, ये जो भर्तियां की जाती हैं इनके विषय में परामर्श देना, ये सारे काम किसके होते हैं? तो राज्य लोक सेवा आयोग के होते हैं। बात करें सीमाओं की, तो सबसे पहला देखिए पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के मसले पर बिल्कुल वही सीमाएं हैं जो हमने संघ लोक सेवा आयोग में पढ़ी है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो के पहले आप संघ लोक सेवा आयोग का जो वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है आयोग की प्लेलिस्ट में, उसे प्लीज जाकर देखिए। ठीक, उसके बाद इसको पढ़िए, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो पिछड़ी जातियों की नियुक्ति या पदों के आरक्षण के मसले पर जो है ये आयोग की एक सीमा है, इस पर आयोग की सलाह नहीं ली जाती है। दूसरा है सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने के मसले पर, इस पर भी आयोग की कोई सलाह नहीं ली जाती है, यह भी आयोग की एक सीमा ही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने एक नोट है फ्रेंड्स, इसको अच्छे समझिएगा। न्यायिक सेवा में भर्ती से संबंधित नियम बनाने के मसले पर राज्यपाल आयोग से संपर्क कर सकता है जिला न्यायाधीश के अलावा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। न्यायिक सेवा में भर्ती से संबंधित नियम बनाने के लिए, जब भी न्यायिक सेवा में भर्ती संबंधित कोई नियम बनाया जाता है तो राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क कर सकता है, याद रखिएगा। लेकिन जिला न्यायाधीश की भर्ती के अलावा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जिला न्यायाधीश की भर्ती के अलावा, इसको आप अलग से याद रख लीजिए, कंफ्यूजन आपको यहाँ भी हो सकता है। तो हमने क्या समझा इसमें, न्यायिक सेवा में अगर भर्ती करनी होती है तो उसके संबंध में कोई नियम बनाना है तो राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग से सलाह संपर्क कर सकता है, लेकिन जिला न्यायाधीश की भर्ती के अलावा, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम फ्रेंड्स अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति द्वारा 27 अक्टूबर 1956 को अधिसूचित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है, यह आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। 27 अक्टूबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, 27 अक्टूबर 1956 को, 1956। और दूसरा पॉइंट है अध्यक्ष व सदस्य दूसरे कार्यकाल के योग्य नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने संघ लोक सेवा आयोग को पढ़ा था, वहां भी हमने इस चीज को पढ़ा था, और यहाँ भी ये चीज है कि जो अध्यक्ष होगा राज्य लोक सेवा आयोग का या जो सदस्य होगा वो दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं होते हैं। बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने संघ लोक सेवा आयोग पढ़ा है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन? अध्यक्ष। ये अपना जब कार्यकाल पूर्ण कर लेता है राज्य लोक सेवा आयोग में जहां पर ये अध्यक्ष है, तो उस पर दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता, लेकिन ये संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य बन सकता है और किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, ये आपको याद रखना है। और जो सदस्य होता है राज्य लोक सेवा आयोग का, वो जिस राज्य की लोक सेवा आयोग में सदस्य है उसमें अध्यक्ष भी बन सकता है और अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बन सकता है, और जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, तो क्या समझा हमने यहाँ पर, जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है वो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन जो सदस्य होता है वो उसी राज्य में जहां वो पहले सदस्य था वहां अध्यक्ष बन सकता है, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है और यूपीएससी में सदस्य अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन ये अपने अपने राज्य में जहां पर इन्होंने एक बार कार्यकाल पूर्ण कर लिया है और जिस पद पर, तो उसी पद पर दोबारा उसी राज्य लोक सेवा आयोग में नियुक्त नहीं किए जाएंगे और ना ही राज्य सरकार इनको किसी अन्य पद पर नियुक्त कर सकती है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा
118(3) के तहत स्थापित किया गया था। ये MPPSC 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में, तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत स्थापित किया गया था। फिर अगला पॉइंट है, न्यायालय द्वारा की जा रही जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को निलंबित कर सकता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, हमने संघ लोक सेवा आयोग में पढ़ा है कि जब इन पर कदाचार का आरोप लगता है और उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय कर रहा होता है, जब हमने संघ लोक सेवा आयोग में ये चीज पढ़ी थी, तो वहां पर राष्ट्रपति सदस्य या अध्यक्ष को जिस पर कदाचार का आरोप लगा है उसे निलंबित कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जब राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष पर कदाचार का आरोप लगता है, तो जब तक जांच हो रही होती है तो राज्यपाल चाहे तो उन्हें निलंबित कर सकता है। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, राज्यपाल राज्य सेवाओं व पदों से संबंधित नियम बना सकता है, जिसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। याद रखना फ्रेंड्स, आपको राज्यपाल राज्य सेवाओं व पदों संबंधित नियम बना सकता है, इसके लिए आयोग से उसे संपर्क करने की या सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब संघ लोक सेवा आयोग की हम बात करते हैं तो वहां पर सेवाओं और पदों संबंधित नियम राष्ट्रपति बना सकता है, और वो भी जो है संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क या सलाह नहीं करता है। ये आपको याद रखना है। बिल्कुल जैसा आपने संघ लोक सेवा आयोग पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार जो है राज्य लोक सेवा आयोग है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पर राष्ट्रपति है वहां पर आपको राज्यपाल रख लेना है, जहां पर केंद्र है केंद्र सरकार वहां पर आएगा राज्य सरकार, और जहां पर संसद है वहां पर आएगा क्या, राज्य विधान मंडल। बस एक जगह को छोड़कर जो इनको हटाने की प्रक्रिया है वो राज्यपाल नहीं करता है, वो किस पर डिपेंड करती है, राष्ट्रपति पर, जैसे संघ लोक सेवा आयोग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के बारे में, जो अब तक अध्यक्ष रहे हैं। तो पहले अध्यक्ष रहे फ्रेंड्स DB रेगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। DB रेगे MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष। फिर HC सेठ, उसके बाद तीसरे रहे SP मुसरान, चौथे रहे R राधाकृष्णन, पांचवे रहे MP श्रीवास्तव, छठवें रहे KC तिवारी, सातवें रहे KN सिन्हा, आठवें रहे N सुंदरम, नौवें रहे MB पीटर, 10वें रहे SL शर्मा, 11वें रहे JN कौल, 12वें रहे ओम प्रकाश मेहरा, 13वें रहे विनय शंकर दुबे, 14वें वे प्रदीप कुमार जोशी, 15वें रहे AK पांडे, 16वें वे डॉक्टर विपिन व्यवहार, 17वें SP गौतम, और 18वें रहे भास्कर चौबे, और वर्तमान में जो है 19वें वो है राजेश लाल मेहरा। इनका नाम याद रखिएगा। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। कुछ समय पहले तक ये कार्यवाहक थे और अब इनका पद स्थायी हो गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारा राज्य लोक सेवा आयोग यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, आप प्लीज इसके पहले संघ लोक सेवा आयोग का वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं इसका मतलब आपने लगभग वीडियो कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसके बाद तो जरूर देखिएगा संघ लोक सेवा आयोग का वीडियो। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में। तो फ्रेंड्स, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन जो है विधानमंडल की संस्तुति पर संसद द्वारा किया जाता है। देखिए नाम से समझिए, संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त, इसका मतलब ये फ्रेंड्स, जब दो राज्य वो एक साथ मिलकर संसद के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि आप हमारे लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाओ, तो फिर संसद जो है इन विधानमंडलों की संस्तुति पर, मतलब राज्यों की जो विधानमंडल है उनकी संस्तुति पर क्या करती है, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाती है। ठीक है, अब उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो वर्णन है अनुच्छेद 315(2) में, ये आपको याद रखना है। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का वर्णन कहां पर किया गया है, तो आर्टिकल 315(2), इसके बारे में हमने पीछे भी बात की है, ये आपको याद रखना है। अब नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति करेगा इनकी राष्ट्रपति। जो संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं फ्रेंड्स, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब ऐसा क्यों, तो जैसे मान लेते हैं कि दो राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग
बनाया गया। तो इस राज्य का भी एक राज्यपाल है और इस राज्य का भी एक राज्यपाल है, लेकिन आयोग तो एक ही है। तो अब इनमें कौन सदस्य बैठेगा, कौन अध्यक्ष होगा, ये राज्यपाल कैसे डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 राज्यों के राज्यपाल हैं। तो इसलिए इसमें ये व्यवस्था बनाई गई है कि नियुक्ति इनकी कौन करे, राष्ट्रपति ही करे, क्योंकि इनका निर्माण भी संसद के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। फिर अब जब नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो एक त्याग पत्र भी किसको दे रहे हैं, राष्ट्रपति को ही दे रहे हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को। ये आपको याद रखना है। नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। हटाएगा कौन, तो राष्ट्रपति ही इनको हटाएगा। तो यहाँ पर आप सारी चीज देख रहे हैं राष्ट्रपति पर ही होती है, बस एक चीज को छोड़कर, वो है रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है, जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता है, वो अपनी रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को देता है। कैसे, जैसे एक ए राज्य है और एक बी राज्य है, और उसका जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है वो रिपोर्ट किसको देगा, उस राज्य के राज्यपाल को देगा जिस राज्य से वो संबंधित है। अगर ए राज्य से संबंधित है तो रिपोर्ट देगा ए राज्यपाल को, ए राज्य के राज्यपाल को। अगर बी राज्य से संबंधित रिपोर्ट है तो किसको देगा, बी राज्य के राज्यपाल को। तो ये आपको याद रखना है। ओके, ठीक। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कार्यकाल की। तो कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, ठीक उसी प्रकार संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये समाप्त होता है हमारा राज्य लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, और उसके साथ हमने क्या कवर किया, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिसको जरूरत हो उस तक ये पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।